चाय की शौकीन परी। बहुत समय पहले की बात है। रितु नाम की एक लड़की अपनी माँ सरस्वती और पिता राम गोपाल के साथ रहती थी। रितु के माता पिता गांव में रहते थे। गांव में जरा भी विकास नहीं था। वहाँ सभी लोग पशुपालन और खेती बाड़ी पर निर्भर थे। रितु की माँ ने बकरियां और एक गाय पाल रखी थी, जिससे वो बकरियों को खेत में चराने ले जाया करती थी और गाय को हरी घास खाने के लिए देती थी। गाय बहुत हट्टी कट्टी थी। वो एक दिन में 5 लीटर दूध देती थी। रितु जब छोटी थी तो रितु की माँ सरस्वती गाय का दूध गांव में लोगों को बेच दिया करती थी। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, चाय की शौकीन होती गई। वो सुबह उठते ही चाय पीती थी, उसके बाद ही बाकी काम करती थी। रितु एक दिन में कम से कम 10 बार चाय पीती थी, जिसके चलते घर में ज्यादातर दूध चाय में लग जाता था और पीने के लिए कम बचता था। हमारी गाय धन्नो दिन में 5 लीटर दूध देती है, लेकिन घर में पता नहीं दूध कहाँ चला जाता है। पीने के लिए तो बचता ही नहीं है। 5 लीटर तो बहुत होता है भाग्यवान। पहले तो तुम कुछ दूध बेच भी दिया करती थी, फिर अब कम कैसे होने लगा है? आपकी बिटिया को चाय का जबरदस्त भूत चढ़ गया है। वो दिन में 10 बार चाय पीती है, दूध वही जाता है। अरे तो क्या हो गया है? हमारी एक ही तो बेटी है। वैसे भी गाय हमने पाल ही रखी है, कौन सा दूध बाहर से खरीदना पड़ता है? फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अजी, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। पहले दूध गांव में बेचने से कुछ पैसे भी आ जाते थे, लेकिन अब दूध भी नहीं बचता है। ऊपर से तुम्हारी बेटी पूरा दिन चाय पीती है, जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा पाती है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए। ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अरे भाग्यवान, तुम यूं ही फिक्र कर रही हो, कुछ नहीं होगा। मैं आज रितु से बात करता हूँ। राम गोपाल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। रितु उसकी इकलौती और लाडली बेटी थी। राम गोपाल रितु को अपने पास बुलाता है और कहता है, रितु, तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारी शिकायत कर रही थी। सुना है तुम बहुत ज्यादा चाय पीने लगी हो। गाय का सारा दूध तुम चाय बनाने में खत्म कर देती हो। ओ पापा, माँ भी ना बस चुगली करती रहती है, कभी पड़ोस से तो कभी आपसे। अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो क्या हो गया है? मैं तो माँ से भी कहती हूँ कि माँ आपके लिए भी बना दूँ, पर वो मना कर देती है, तो मैं अपने लिए बनाकर पी लेती हूँ। और पता है आपको, चाय पीने से हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, सर दर्द भाग जाता है। मम्मी पूरा दिन मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती है, मेरा सर दर्द हो जाता है। अरे बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता करती है और कोई बात नहीं है। चाय थोड़ी कम पिया करो। हमें तुम्हारी चाय पीने से कोई परेशानी नहीं है, बस हम ये नहीं चाहते कि तुम्हें कोई बीमारी हो जाए। रितु का परिवार बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। वो सभी से अच्छे से बात करते थे। गांव में सभी लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। काफी समय से गांव में बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से खेत की फसल पैदा नहीं हो पा रही थी। राम गोपाल के पास और कोई कमाई का जरिया भी नहीं था। अब तो गाय का दूध भी नहीं बचता था जो गांव में बेचकर कुछ पैसे आ जाए। घर में धीरे धीरे सारा अनाज खत्म हो रहा था। राम गोपाल और सरस्वती दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने घर का खर्चा अब वो कैसे चलाएंगे। यहाँ रितु एक दिन गांव के बीचों बीच लोगों को इधर उधर जाता हुआ देख रही थी, जिसमें कुछ लोग गांव के बुजुर्ग थे और कुछ काम करने वाले मजदूर। सभी लोग बहुत थके हुए थे। अगर इन सबको फ्री में चाय पिलाई जाए तो इन सब की थकान दूर हो जाएगी और उनके उदास चेहरे पर खुशी भी आ जाएगी। काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इन लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आ सकूं और इन्हें मुफ्त में चाय पिलाऊं और खुद भी पी सकूं। मेरे घर में तो गाय का केवल 5 लीटर दूध ही होता है, जो तो मैं अकेली ही पी जाती हूँ। फिर इन लोगों के लिए कहाँ से लेकर आऊं? काश मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती। रितु अपने मन में ये सब ख्याल ला रही थी कि तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है और उससे कहने लगती है, रितु, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। यहाँ बैठे बैठे तुम लोगों को निहार रही हो और तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। मुझे भी बताओ तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि लोगों के जीवन में कितना दुख है और कितनी परेशानी है। उन सब की परेशानी दूर करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है चाय। क्या तुम सही कह रही हो रितु? चाय इन सब की परेशानी को हल कर सकती है। हाँ परी, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप भी अभी मेरे घर चलो। आपको अपने हाथ की कड़क चाय बनाकर पिलाऊंगी, आपको यकीन हो जाएगा।
अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीना जरूर पसंद करूंगी। इसके बाद परी रितु के साथ उसके घर जाती है। रितु के माता पिता खेतों पर गए होते हैं। रितु घर में रखा हुआ गाय का दूध इस्तेमाल करके एक बहुत कड़क चाय बनाती है और परी के साथ बैठकर पीती है। परी ने इससे पहले कभी चाय की चुस्की नहीं ली थी, इसलिए उसे चाय के बारे में पता ही नहीं था। पर जैसे ही वो चाय पीती है, मानो उसके तन बदन में एक बिजली सी उत्पन्न हो जाती है। वो अपने आप को फुर्तीला महसूस करने लगती है। अरे वाह रितु, ये तो सच में बहुत अच्छी चीज है। इसे पीकर तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। देखा, मैं आपसे यही तो कहना चाहती थी। अगर मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती तो मैं दुखी लोगों को अपने हाथ से बनी हुई स्वादिष्ट चाय पिलाती और उनकी मुसीबत और दुख दर्द भुला देती। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे रोजाना चाय पिलानी होगी। अब ये चाय मैं भी दिन में 4 बार पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, बिल्कुल परी, मैं आपको अपने हाथ की बनी हुई चाय जरूर पिलाऊंगी। ये लो फिर, ये एक जादुई पतीली है। इस पतीली के अंदर तुम जितने चाहे चाय बना सकती हो, वो भी बिना चीनी, चाय पत्ती और दूध के। तुम्हें बस पतीली को आदेश देना होगा, जो तुम बोलोगी इस पतीली में अपने आप आ जाएगा। रितु परी की जादुई पतीली का इस्तेमाल करने का प्रयास करती है और परी का दिया हुआ मंत्र बोलती ही है। उस पतीली में चाय भरकर बन जाती है। उसके बाद रितु और परी दोनों बैठकर चाय पीते हैं। रितु, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम दिन में ज्यादा चाय नहीं पियोगी। चाय पीने से हमारी भूख मर जाती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं चाय ज्यादा नहीं पीऊंगी। मैं बस लोगों की मदद करूंगी। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। रितु अपने घर के बाहर जादुई पतीली में चाय बनाती है और गांव के मजदूर और बूढ़े लोगों को अपने हाथ की बनी स्वादिष्ट चाय पिलाती है। सभी लोग रितु को बहुत आशीर्वाद देते हैं और यहाँ खेती बाड़ी न होने की वजह से राम गोपाल और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। घर में खाने के लिए राशन भी खत्म हो गया था। रितु के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने हाथ की बनाई हुई चाय बेचने लगती है। जो भी उस गांव में घूमने आता है, वो रितु के हाथ की बनी हुई चाय जरूर पीता है। धीरे धीरे वो चाय बहुत पॉपुलर हो जाती है और दूर दूर से लोग उसे पीने आते हैं, जिससे रितु के घर का खर्चा भी चलने लग जाता है। रितु गांव के लोगों को तो मुफ्त में चाय देती थी, लेकिन वहां पर घूमने आने वाले पर्यटकों को वो 10 रुपए की चाय बेचती थी। धीरे धीरे रितु चाय बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है और पैसों से अपने पापा की मदद करती है। धीरे धीरे वो अपने लिए बड़ा सा घर बनवा लेती है और गरीब लोगों के लिए एक वृद्ध आश्रम और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खुलवाती है, जिसमें वो अपने हाथ की बनी हुई चाय सभी को पिलाती है। इस तरह रितु अपने साथ साथ परी को भी चाय का शौकीन बना देती है और दोनों चाय का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मीरापुर नाम के एक छोटे से गांव में राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका दिखने में बहुत ही काली थी और उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से हर कोई राधिका का बहुत मजाक उड़ाता था। एक बार राधिका बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे देखकर 2 लड़कियां आपस में कहती है, अरे वो देखो, काली टकली चुड़ैल जा रही है। सही कह रही है, अगर कोई इसे रात के अंधेरे में देख ले तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाए। पता नहीं, भगवान भी एक से बढ़कर एक नमूने बनाकर भेज देते हैं दुनिया में। ये सब सुनकर राधिका को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज की बात थी। वो कॉलेज में भी हमेशा अकेले और सहमी सहमी ही रहा करती थी। एक दिन कॉलेज में मैम सभी बच्चों का प्रोजेक्ट देख रही थी। राधिका, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? वो मैम, जल्दबाजी में मैं प्रोजेक्ट लाना भूल गई। बहुत अच्छा बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं? तभी दूसरी लड़की कहती है, याद कैसे रहेगा मैम, बेचारे के सर पे बाल जो नहीं है, इसलिए सब कुछ इसके सर से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। राधिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। राधिका के जीवन में सिर्फ इतना ही दुख नहीं था, उसे तो घर में भी चैन नहीं था, क्योंकि घर में उसके सौतेली माँ शीतल उसे चैन से जीने नहीं देती है। आइए महारानी आइए, आपका इंतजार था, कॉलेज से कलेक्ट्री करके आ गई आप।
काली मनहूस कहीं की, पूरे दिन कॉलेज का बहाना करके घर से गायब रहती है और घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। मैं घर का सारा काम करने के बाद ही तो कॉलेज जाती हूँ माँ। क्या बोली? अच्छा, तो अब तुम उसे जवान भी लड़ाने लगी है। तेरी मरी हुई माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है? अपनी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर राधिका को बहुत ही बुरा लगता है और रोते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है और रोते रोते सो जाती है। राधिका को घर का सारा काम करना पड़ता है और यहाँ गलती से भी काम में उसे कोई गलती हो जाती तो उसकी सौतेली माँ शीतल उसे खूब मारती है और उसके सिर के बचे हुए बाल को भी जोर से नोच लेती है। आह माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए। कुछ ही तो बाल है मेरे सर में, वो भी झड़ जाएंगे। छोड़ दो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो माँ। झड़ते हैं तो झड़ जाए, मेरी बला से मुझे उससे क्या। वैसे भी तो काली मनहूस सी है, तेरे सर पर बाल रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। तेरी कौन सी बारात आने वाली है। वहीं शीतल की सगी बेटी सोनी बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी होती है, इसलिए उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी कोई नहीं है, तभी तो कॉलेज के सारे लड़के मुझ पे फिदा हैं। सोनी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें राधिका पढ़ती थी। सोनी भी अपने दोस्तों के साथ राधिका का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, आज मेरी वो पागल टकली बहन फिर से कॉलेज आने वाली है। आज हम उसके पीछे एक पागल कुत्ते को छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद राधिका कॉलेज आती है और देखती है सोनी कुछ लड़कियों के साथ कुत्ता लेकर खड़ी है। क्या बात है, तुम सब लोग मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि कब से हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काफी दिनों से हमने तुम्हारे साथ कोई मस्ती नहीं की ना। क्यों दोस्तों? तो चलो अब शुरू हो जाओ। शेरू, जा जरा राधिका को मजा चखा कर आ। ये बोलकर लड़कियां उस कुत्ते को राधिका के पीछे छोड़ देती है। कुत्ता राधिका का पीछा करने लगता है। राधिका बहुत तेज भागती है और भागते भागते जोर से गिर जाती है और एक पत्थर से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। मरने दे, वैसे भी ये जीकर क्या ही कर लेती। अब चलो यहाँ से। वहाँ खड़ी किसी भी लड़कियों को राधिका पर जरा भी दया नहीं आई और वे सभी अपने अपने क्लासरूम में चली गयी। तभी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। वो जल्दी से उसे उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। राधिका को थोड़ी देर बाद होश आया। डॉक्टर ने फिर राधिका से कहा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर राधिका को झटका सा लगा और वो रोने लगी। क्या? अब क्या होगा डॉक्टर? क्या अब मैं और दिन नहीं जी पाऊंगी? बताइए ना डॉक्टर। तुम्हें जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें महीने का 50,000 रुपए देने होंगे। क्या 50,000 हर महीने? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? राधिका रोते हुए वहाँ से घर आ गई और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है। माँ, आपको पता है मैं भी बहुत ही जल्दी आपके ही पास आने वाली हूँ। फिर हम दोनों मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। कुछ ही दिनों में राधिका पूरी तरह से गंजी हो गई। अब तो सब लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे अब तो पूरी तरह से गंजी होगी राधिका। इसके साथ अच्छा ही हुआ माँ, अब तो लोग इसे देखकर सच में ही इसे चुड़ैल समझेंगे। राधिका इस बार कुछ भी नहीं बोली और डरते हुए अपनी सौतेली माँ से पैसों की बात करती है और उन्हें अपनी बीमारी की बात बताती है। ये सुनकर शीतल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या क्या कहा? तुझे कैंसर है? कमीनी, चल जल्दी निकल मेरे घर से। यहाँ रहेगी तो अपनी ये बीमारी हमें भी लगाएगी। अब निकल यहाँ से, भाग जल्दी, बाहर जाकर मर, समझी? इतना बोलकर शीतल ने धक्के मारकर राधिका को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी राधिका रोते रोते वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। इस जालिम दुनिया से तो जंगल ही बेहतर है। अब मैं मरूंगी भी तो इसी जंगल में। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी राधिका देखती है कि एक खरगोश जख्मी हालत में जंगल में दर्द से करहा रही है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या? ये खरगोश तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है।
मुझे कैसे भी करके इसकी मदद करनी ही होगी। इतना बोलकर राधिका ने उस खरगोश के पैर से तीर को निकाल दिया और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्मों पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर खड़ी हो गई। राधिका ने प्यार से खरगोश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारे खरगोश, जाओ और जाकर अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से बिताओ। मैं तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मुझे एक जान की कीमत अच्छे से पता है। खुश रहना मेरी दोस्त। इतना बोलकर राधिका रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। वो खरगोश गायब हो गई और उसकी जगह एक खूबसूरत परी प्रकट हो गई। ये सब देखकर राधिका चौंक गई। अरे ये क्या ये कोई सपना है? आप कौन हैं और वो खरगोश कहाँ गई? राधिका, मैं ही वो खरगोश हूँ। मैं तो बस खरगोश के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या समस्या है? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद राधिका ने परी को अपने बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर परी ने कहा, राधिका, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत ही दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हाँ, अब से तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अब से तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और राधिका के सर पर सुनहरे लंबे बाल आ जाते हैं। ये देखकर राधिका बहुत ही खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। वाह, मेरे सर पर भी बाल आ गए, वो भी इतने लंबे और सुनहरे बाल। इतना बोलकर राधिका खुशी खुशी जंगल से गांव में आ गई और गांव में ही अपना एक अलग घर लेकर उसमें रहने लगी। उसे देखकर गांव के जितने भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे देखना भी नहीं चाहते थे, वो अब राधिका के सुनहरे बाल के कायल हो गए और सभी राधिका के सुनहरे बालों की तारीफ करने लगे। अरे राधिका, आखिर तुमने अपने बालों में ऐसा क्या लगाया जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और सोने के हो गए? प्लीज मुझे भी बताना। मैं किसी अरे गहरे को अपना दोस्त नहीं बनाती हूँ और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? भूल गई वो दिन जब तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इधर राधिका के लंबे सोने के बालों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और ये बात उसकी सौतेली माँ और बहन सोनी को भी पता चल गई। पता नहीं इस राधिका की बच्ची को कहाँ से सोने के बाल मिल गए हैं। अब तो जिसे देखो सब राधिका के ही गुणगान करते रहते हैं और सारे लड़के भी उसी के बालों के दीवाने हैं। अब तो मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना बोलकर सोनी राधिका के घर गई और उससे उसके सोने के बालों के बारे में पूछी और फिर राधिका ने उसे उस जंगल के परी के बारे में बता दिया कि वो सोने के बाल उसे जंगल की परी ने दिया है। ये सुनकर सोनी सीधा जंगल पहुंच गई और जंगल में जंगल की परी की तलाश करने लगी। जंगल की परी, कहाँ हो आप? सामने आओ ना, जंगल की परी। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक जख्मी खरगोश दिखा जिसके पैर पर तीर लगा हुआ था और वो खरगोश दर्द से करहा रही थी। अरे ये क्या, ये खरगोश तो मरने ही वाली है। एक काम करती हूँ, इसे पूरा ही मार देती हूँ और इसकी आंखें ले लेती हूँ। इसकी आंखों की मुझे मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। सोनी ने जैसे ही उस खरगोश को मारने की कोशिश की, वो खरगोश एक सुंदर परी में बदल गई और परी बोली, रुक जाओ लालची लड़की, तुम बहुत ही दुष्ट और लालची हो। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें मुझसे सोने के लंबे बाल चाहिए थे ना? अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सारे बाल झड़ जाए और तुम एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की में बदल जाओ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई और सोनी टकली और काली हो गई। ये क्या, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? सोनी रोते रोते वहाँ से घर आ गई और उस दिन के बाद से उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और उसने अब राधिका को परेशान करना भी बंद कर दिया था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। इधर राधिका अपने सुनहरे बाल से सबको अपनी ओर आकर्षित करती और बहुत ही जल्दी उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।